मुंबई, माया नगरी, भारत की आर्थिक राजधानी, जहां छोटे बड़े हर किस्म के व्यवसाय होते हैं। और वहीं एक ऐसा बाजार है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मार्केट माना जाता है, जवेरी बाजार। दुनिया भर में जितने डायमंड्स बिकते हैं उनमें से 70-75% डायमंड्स यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। दुनिया के 10 डायमंड्स में से 9 डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग हमारे भारत देश में होती है। सालाना 1.25 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले इस बिजनेस में लगभग 8 करोड़ 50 हजार लोग काम करते हैं। दो कप फिर हो कि नहीं? लेकिन जहां हर रोज इतने लाखों करोड़ों के डायमंड्स का लेन देन हो, वहां जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग उल्टी दिशा में घूमता है। क्योंकि लालच वो बुरी बला है जो किसी को भी अपना शिकार बना लेती है। जो इसकी चपेट में आने से बच गया वो संभल गया, जो फंस गया तो खलास। जय श्री कृष्णा भाई। जय श्री कृष्ण। सुपर डिलक्स शुभ आओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। धनसुख भाई, करोड़ों का बिजनेस करते हो, बाइक तो बदलो। अरे अपना तो एक ही उसूल है भाई, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ, फिजूल में पैसा क्यों उड़ावे। ठीक है ठीक है। नजर लगी क्या इसको? स्टेशन चलोगे? हाँ जी हाँ जी। बैठो। सीधा बैठ, ज्यादा होशियारी की ना, देखा है ना, तेरे गर्दन के पार कर दूंगा। एक डायमंड व्यापारी को उसके डायमंड्स के लिए पहले किडनैप कर लिया जाता है और फिर उसकी हत्या। ऐसी लालच से भरी आपराधिक घटनाएं हम आए दिन अखबार की सुर्खियों में पढ़ते रहते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही लोगों की है जो अमीर बनने की लालच में इतने अंधे हो गए कि इंसानियत और हैवानियत के बीच के अंतर को ही भूल गए। ये लीजिए, ये रहा आपका टिफिन। बैंगन का भरता है, बिना मुंह बिगाड़े बस खा लेना, ठीक है? शिव बात करे जो प्राची भाभी, मोटा भाई की इतनी हिम्मत। अगर आप सिर्फ अचार और रोटी रख के भी दोगी ना तो भी बिना सोचे खा लेंगे। अच्छा, तू अपनी डायलॉगबाजी बंद कर और जल्दी कर, अपनी ट्रेन छूटी जैसे। हाँ मोटा भाई, मुझे बस टाइम पे हाजिर देखनी है हसमुख सेठ को। पता है मोटा भाई, हसमुख सेठ ने कल मुझे हीरे का पैकेट दिया था डिलीवरी के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये क्या है, तू ऐसे फटे हुए जूते पहनकर जाएगा? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? भावेश कुमार का भाई ऐसे फटे हुए जूते पहनता? एक काम कर, नए वाले जूते पड़े वो पहन ले। नहीं नहीं मोटा भाई, वो तो आपने अपने लिए लेके आए ना। अरे अब मुझे क्या जरूरत है जूतों की? मुझे तो एक जगह बैठना और हीरे किसने? अब तू बड़े बड़े लोगों से मिलेगा, डिलीवरी करेगा, तुझे ज्यादा जरूरत है, ले ले। कोई बात नहीं मोटा भाई, कुछ दिनों में तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपने नए जूते खरीद लूंगा, थोड़े स्टाइल वाले। ये स्टाइल वाइल मारना छोड़ दे। तू जितना सिंपल रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा, समझा? और तूने ये क्या कपड़े पहने? तू ये पहन के डिलीवरी करने जाएगा? अरे अरे अरे, अच्छा तो लग रहा है। और क्या कुर्ता पजामा पहनेगा कल्पेश भाई? हाँ, ये ले पकड़। कुछ नहीं पता, कुर्ते पजामे पहनने वाले लोगों के चोर जेब में लाखों के हीरे होते हैं, तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हाँ हाँ, पता है कौन से लाखों के हीरे होते हैं। अरे अब आप लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू मत कीजिए, मैं व्हाइट शर्ट पहन के आता हूँ। खुश?
जय श्री कृष्ण सेठ जी। जय श्री कृष्ण बेटा। अभी गया तू? एक तू ही है बेटा इस ऑफिस में जो टाइम से आता है। बेटा तूने हर बार टाइम की कदर की, तो आज टाइम तेरी कदर कर रहा है। ये ले आज की डिलीवरी। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। विपुल, क्या हाल चाल है भाई? कैसा है? अरे भाई, आज बहुत अच्छा माल बिका है। अच्छा माल हाथ लगा है। आज शाम को डांस बार पक्का। बिल्कुल यार। चल पैसे दे। ये लो, अगला पिछला सब हिसाब काट दे। कल्पेश, चाय पिएगा? चाय? हाँ पी सकता हूँ। आजा आजा। और बता, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अरे चाय देना। अच्छी चाय है। भाई तो तू हमारे साथ दारू पिएगा नहीं तो कम से कम चाय सही, क्यों? Cheers! और बता, ये सवारी कहाँ चली आज? बोरीवली, एक डिलीवरी है। इसका मतलब डायमंड की डिलीवरी है बॉस। बस अब हसमुख सर ऐसे खुश रहे तो आगे बढ़ने के रास्ते खुलते रहेंगे। बिल्कुल, तथास्तु। थैंक यू गुरुदेव। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। अरे सुन ना, मेरा एक काम करेगा? हाँ। ये जो पैसे है ना, तू अपने पास रख, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं नहीं मेहुल भाई, मैं कैसे? एक्चुअली क्या है कि ये पैसे ना मेरे जेब में रहेंगे ना तो खर्च हो जाएंगे, क्योंकि आज मुझे एक पार्टी में जाना है। नहीं नहीं मेहुल भाई, रख ले यार। अरे ये पैसे ना मुझे गांव भेजना है यार। ठीक है। इस बाजार की नींव है विश्वास। हैरानी की बात यह है कि यहाँ करोड़ों का व्यापार सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर चलता है। छोटी छोटी चिट्स पर बड़े बड़े आंकड़े लिखकर करोड़ों का लेन देन होता है। सालों से इस धंधे में गुजराती और मारवाड़ियों ने अपना वर्चस्व बनाया है और लगभग 90% लोग जो यहाँ काम करते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। लेकिन लालच रिश्ते नाते नहीं देखता। लालच को तो सिर्फ मौके की तलाश होती है और कल्पेश जैसे नौसिखिए का लालच की गिरफ्त में फंसना बहुत ही आसान था। मेहुल भाई, ये लो तुम्हारे 5000 रुपए, गिन लो। क्या गिन लो? पगला गए हो क्या? ये रखो अपने पास, जब जरूरत होगी ना तो मांग लूंगा। लेकिन मेरे पास। अरे इतना क्यों सोच रहे हो? ये पैसे लेकर तुम भाग जाने वाले हो क्या? वैसे भी तुम मेरे गांव के हो और तुम्हारी भाभी जो है ना वो मेरे दूर की रिश्तेदार है। अगर ये पैसे लेकर भाग गए ना तो मैं वापस ढूंढ निकालूंगा। रखो रखो, और ये लो चाय पियो, अच्छी चाय है, ठीक है? कल्पेश, ब्रांडेड शूज ना? लगता है इस बार सैलरी पहले ही मिल गई। नहीं मोटा भाई, ये जूते ब्रांडेड जरूर हैं, लेकिन मैंने इसे क्रॉफर्ड मार्केट से खरीदे हैं। सेल लगी थी, थोड़े सस्ते मिल रहे थे। अरे तो मुझे ही बता दिया होता, मैं भी ले लेता। अगली बार जरूर बता दूंगा। अरे बता दूंगा क्या, मैं ले ही आऊंगा आपके लिए। वो सब छोड़, ये बता तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा मोटा भाई। ऐसे ईमानदारी और मन लगा के काम करो और हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन करो। एक दिन लोग मुझे देख के बोलने चाहिए कि वो देख कल्पेश सेठ का भाई जा रहा है। आप भी ना जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हैं। चलो अभी जल्दी का लेट था। चल सेठ जी, ये रफ कट डायमंड की डिमांड बहुत बढ़ गई है मार्केट में आजकल। सही कहा दास भाई आपने, और हमसे अच्छा माल किसी के पास है भी तो नहीं। जरा कल्पेश को बुलाइए। सेठ जी, इतना महंगा डायमंड कल्पेश के हाथ देना ठीक रहेगा? चिंता की कोई बात नहीं है दास भाई, कल्पेश बहुत जिम्मेदार लड़का है,
मैंने इस मार्केट में 25 साल निकाले हैं। इंसान की आंख देखकर उसके नियत का पता लगा लेता हूं। कल्पेश की आंखों में मैंने ईमानदारी देखी है। कल्पेश को भेजना अंदर। जय श्री कृष्णा सेठ जी। जय श्री कृष्ण। आओ कल्पेश, ये एक बहुत खास डिलीवरी है, संभल कर जाना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं एकदम संभल के जाऊंगा। और ये रहा एड्रेस। जय श्री कृष्ण सेठ जी। जय श्री कृष्ण। बढ़िया है। अरे कल्पेश, अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो मुझे पैसे लौटा दो यार, मुझे बहुत जरूरत है। मेहुल भाई, दरअसल वो पैसे है ना, खर्च हो गए। दरअसल वो मेरे जूते फट गए थे। पर आप चिंता मत करो, 1-2 दिन में मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, मैं लौटा दूंगा। अरे यार कल्पेश, तुम इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन ले रहे हो? विपुल, अरे यार कल्पेश, तुम हमारे दोस्त हो, तू टेंशन मत ले, ठीक है? ये ले पापड़ खा। नहीं ठीक है। अच्छा ये एक बात बताओ, आज कहाँ जा रहे हो? बोरीवली। आहा, अच्छा, बोरीवली के बहुत चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे। क्या बात है। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ, कल मिलूंगा। खा तो लो यार। नहीं ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया बोरीवली तक का भाड़ा कितना होगा? 400 रुपये होगा साहब, बोरीवली तक का। 400 रुपये? एक काम करो, आप मुझे नज़दीक के स्टेशन पे छोड़ दो। बेटिए साहब। अरे आ गए आप? आज बहुत देर कर दी आने में। बहुत काम था आज। नहीं कल्पेश आ गया? नहीं, आजकल तो रोज ही लेट आ रहा है। लेट आ रहा? लेकिन मार्केट तो 6 बजे बंद हो जाता है। आने दो उसे, बात करूंगा मैं। आप तब तक नहा धो लीजिए। ठीक है। सुनिए, हाँ? एक बार अपना फोन चेक कर लीजिए, थोड़ी देर से बज रहा है। किसको इतनी इमरजेंसी है? हसमुख सेठ के इतने सारे मिस कॉल। सेठ जी, आप क्या हुआ? कल्पेश किधर है? कल्पेश तो नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या कर रहे हैं आप? कल्पेश ने हीरे की डिलीवरी नहीं की है आज। 1.5 करोड़ का हीरा था। कल्पेश पर भरोसा करके मैंने उसे 1.5 करोड़ का डायमंड दिया था, लेकिन वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। पहले ही कहा था मैंने, भाग गया होगा हीरा लेके वो। ये क्या बात कर रहे हैं दास काका? मैं मेरे कल्पेश को जानता हूँ, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। तू ही कल्पेश का भाई है ना, और तुझे ही नहीं पता कि वो कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह चुका हूँ, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं उसका। हाँ इंस्पेक्टर सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप हमारा यकीन कीजिए, हम लोग ऐसे लोग नहीं है। आप बोलिए ना। मैं बात करता हूँ।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभी देखना दिखाना बाद में। सेलार पुलिस स्टेशन लेके चले इन्हें। रुकिए तो सही, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। देखिए आप लोग प्लीज समझिए, अगर मेरा भाई गायब हुआ है तो जरूर किसी ना किसी मुसीबत में। पहले ये बताओ कि डायमंड कहाँ है? आप लोग समझ नहीं रहे, एक जवान लड़का गायब हुआ, आपको उसकी चिंता नहीं और आप डायमंड्स की चिंता कर रहे हो। देख, जिस दिन डायमंड का पता चल जाएगा उस दिन डायमंड चुराने वाले तेरे भाई का भी पता अपने आप चल जाएगा। अभी भी प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे कि वो डायमंड कहाँ छुपा है, वरना मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं। वो लोग उनको उठा कर ले गए पापा, उनको उठा कर ले गए। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, किसी से बात कीजिए, कुछ तो कीजिए पापा। हाँ, जैसी कोई खबर मिलती है वो बताती हूँ। क्या हुआ आपको? पापा मैं बाद में बात करती हूँ। क्या किया उन लोगों ने आपके साथ? भगवान, ये क्या हाल बना दिया आपका? 15 सालों की इज्जत पे पानी फेर के भाग गया कल्पेश। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना लालची निकलेगा। अब तो बस किसी तरह वो डायमंड मिल जाए। डायमंड्स सबको उस कांच के टुकड़े की पड़ी है जिसकी कीमत सिर्फ 1.5 करोड़। मेरा भाई, किसी को उसकी फिक्र नहीं, कहां है वो, किस हालत में, किसी को कोई चिंता नहीं है उसकी, किसी को नहीं। दास काका, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कल्पेश डिलीवरी करने कहां गया था। देख भावेश, मैं अपने ऑफिस की कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकता, माफ कर मुझे तू। दास काका प्लीज कुछ तो बता दीजिए। जो पूछना है जाकर पुलिस स्टेशन में पूछ लीजिए, जाओ यहां से। मोटा भाई, हो सकता है डीलर से कोई सुराग मिल जाए मुझे। मोटा भाई बेदिवस થઈ ગયા છે और कल्पेश का कुछ पता नहीं है। कहां से पता चलेगा? छिप गया होगा कहीं जाकर। ज्यादा दिन नहीं छिप पाएगा वो। जिस दिन मिलेगा ना उस दिन मैं। जिसके ऊपर आपने इतना भरोसा किया उसके बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप लोग कल्पेश नहीं कर सकता वो कुछ ऐसा। आज उसने ना सिर्फ तुम्हारी बदनामी की है बल्कि तुम्हारी कौम को बदनाम कर दिया है। मोटा भाई वो बात को समझ, मामला पुलिस में, हम कुछ बोलेंगे तो तुम्हें भी तकलीफ होगी और हमें भी। जा अभी। रमेश, कल्पेश आया था क्या यहाँ पे? नहीं भावेश भाई, कल्पेश भाई चाय की दुकान पे नहीं आए थे। ए भावेश, कैसा है तू? तू काम पर क्यों नहीं आया आज? सुंदर, कैसे हूँ काम पे? कल्पेश को गायब हुए 2 दिन हो गए और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। तू एक काम कर, हसमुख भाई के सारे डीलरों से जाके पूछ कि उस दिन डिलीवरी किसके यहाँ हुई, शायद कोई सुराग मिल जाए। मैं हसमुख सेठ को बरसों से जानता हूँ। पिछले 20 साल से वो सिर्फ 5 डीलरों के साथ धंधा कर रहे हैं। मैं तुझे उनके नाम लिख के देता हूँ। थैंक यू सुंदर। भावेश जितना इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही इसमें उलझता जा रहा था। भावेश उन सारे ऑफिसेज में गया जो बरसों से हसमुख सेठ के परमानेंट क्लाइंट थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हसमुख सेठ को उस डायमंड की ऑर्डर नहीं दी थी। अब जाके भावेश को पता चला कि हसमुख सेठ ने एक नए व्यापारी के साथ डील की थी। कौन था यह नया व्यापारी? कल्पेश के गायब होने में कहीं इस छठे व्यापारी का हाथ तो नहीं था? ये हसमुख सेठ का छठवां डीलर कहां से आ गया? यार वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ पता होगा।
क्योंकि उन 5 डीलरों के नाम भी तुमने ही मुझे दिए थे। यार मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। सुंदर, जहाँ मुझसे ना कोई बात कर रहा है ना मुझे कुछ बताने को तैयार है, परेशान हो गया हूँ। तुम एक काम करो, यहाँ पे खड़े होने वाले सारे ऑटो ड्राइवर से पूछो, उनमें से कोई एक तो होगा जो उस दिन कहीं पे छोड़ा होगा कल्पेश को। भाई साहब, आपने इस लड़के को देखा है कहीं? हाँ साहब, इनको देखा मैंने। कहाँ, किसके साथ था? कुछ उस दिन इन्होंने मुझे बोरोली का भाड़ा पूछा था। इसका मतलब है डिलीवरी बोरीवली की थी। थैंक यू भाई साहब। बहुत खोज के बाद भावेश को एक ऑटो वाले से यह पता चला कि कल्पेश आखिरी बार डायमंड की डिलीवरी करने के लिए बोरीवली गया था। भावेश ने अपने कांटेक्ट से यह पता किया कि बोरीवली में ऐसा कौन सा डायमंड व्यापारी है जो 1.5 करोड़ के डायमंड खरीदने की क्षमता रखता है। और आखिरकार उसे एक नाम और एक पता मिला, धीरूभाई शाह, 302 चेतना टावर, बोरीवली। ये सब क्या हुआ है? धीरूभाई शाह का मर्डर हो गया है। क्या? कैसे हुआ ये सब? वो तो पता नहीं। हमरे अच्छी तरह से छानबीन करो और रूम के बाहर से जो कुछ भी उसको। सर ये सब कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धीरूभाई को जानते हो तुम? नहीं सर, मैं नहीं जानता इनको, और ना ही मेरा इनके साथ कोई रिश्ता ना था। लेकिन सर, कल्पेश का हो सकता है। मुझे ऑटो वाले से पता चला कि उस दिन कल्पेश बोरीवली के लिए निकला था। शुरू से समझाओ। हसमुख सेठ पिछले 15 सालों से सिर्फ ऐसे 5 ही व्यापारी थे जिनके साथ धंधा कर रहे थे। ये जो धीरूभाई शाह थे, ये नए थे। इनके साथ धंधा करीबन 6 महीने से हो रहा था। और सर, हमारे मार्केट में ऐसा बहुत कम होता है कि इतने कम समय में करोड़ों का धंधा हो। ये सब बातें तुम्हें इतनी डिटेल में कैसे मालूम? सर, मुझे मार्केट में 15 साल हो गए। कुछ सोर्सेस तो मेरी भी। पर यह भी तो हो सकता है कि कल्पेश ने उसको भी मार दिया हो। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? कल्पेश 3 दिनों से लापता है और धीरूभाई शाह का मर्डर तो आज सुबह ही हुआ है। लेकिन जब तक कल्पेश मिल नहीं जाता तब तक वो हमारे शक के दायरे में रहेगा, क्योंकि धीरूभाई शाह के साथ उसके डायरेक्ट कनेक्शंस हैं और उस दिन वहीं जाने वाला था डिलीवरी के लिए। सर, धीरूभाई के पेपर्स वगैरह चेक करने पर एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। पिछले 6 महीने से एक नंबर पर बहुत सारे कॉल्स किए गए हैं और उसी नंबर पर बहुत सारे कॉल्स आए भी हैं, और वो नंबर हसमुख सेठ के नाम से रजिस्टर्ड है। इसमें इंटरेस्टिंग वाली कौन सी बात है? दोनों के बिजनेस एक दूसरे से चलते थे, इसी सिलसिले में एक दूसरे को कॉल किए होंगे। मला पण तेच वाटलं सर, पण ज्यादातर फोन कॉल्स रात के 12 बजे के बाद किए गए और कुछ कॉल्स तो सुबह 6 के पहले भी हुए। ये क्या बकवास है? ये नंबर मेरा नहीं है। लेकिन ये नंबर आपके नाम से रजिस्टर्ड है। मुझे इस नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखिए, ये काम हमारे मुनीम यानी कि दास भाई संभालते हैं। उन्हें शायद इस नंबर के बारे में पता होगा। ये दास भाई कौन है? जी, हमारे मुनीम है, पिछले 20 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। कहाँ है इस वक्त वो? आप मुझे बता सकते हैं? जी, दरअसल तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। वो घर पर ही होंगे। क्या एड्रेस है उनका? जी, यही पास में ही रहते हैं। अपार्टमेंट नंबर 2 है, फ्लैट नंबर 302 है, और ये फ्लैट भी हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है।
दास भाई हैं घर पे? जी वो तो अभी जामनगर के लिए निकल गए। कब निकले जामनगर के लिए? अभी तो शायद वो ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। चलो। हेलो। क्या हुआ? मिला वो? हाँ सर, हमने पकड़ लिया उसे। मेरे साथ 20 साल से काम कर रहा है, तूने मेरे साथ ही ऐसा किया? कहाँ है मेरे डायमंड्स? कहाँ है मेरे डायमंड्स? कहाँ है मेरे डायमंड्स? कहाँ है बताओ? जानता बसा, तुमसे घर नहीं है, बस मानते ना। सच में मुझे नहीं पता आपका डायमंड कहाँ है हसमुख भाई। हाँ, हमने प्लान जरूर किया था हसमुख भाई की 6 महीने आपके साथ कैश का धंधा करके आपके मन में विश्वास जगा लेंगे, और जिस दिन आपको हम पर विश्वास हो जाएगा, आप बगैर कैश के हमें डायमंड देंगे, हम डायमंड लेके भाग जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, उसने और मैंने मिलकर हसमुख भाई को ठगने का प्लान बनाया था। मैंने धीरू भाई को हसमुख भाई के सामने खड़ा किया था। उसके लिए मैंने हसमुख भाई के दिल में विश्वास जगाया था कि ये जेन्युइन पार्टी है। फिर क्या हुआ? लेकिन डायमंड धीरू भाई तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही गायब हो गए। मुझे लगा धीरू भाई के मन में लालच आ गया और वो मुझे चूना लगाना चाहते। उससे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब। सर, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मेरे हाथों धीरू भाई का खून हो गया। भाई मिस्टेक हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। धीरू भाई के घर गया, मैंने पूछा डायमंड कहाँ है, बता डायमंड कहाँ है, लेकिन वो आखिरी तक यही कहता रहा कि मुझे नहीं पता डायमंड कहाँ है, मुझे नहीं पता कहाँ है। हम दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई और उनका सर टेबल से लग गया और वो मर गया। जवाब दे, मेरा भाई कहाँ है? बोल। भाई मुझे नहीं पता आपका भाई कहाँ है, और मतलब मुझे नहीं पता आपका भाई कहाँ है। मुझे तो ना डायमंड मिले और ना कुछ और। वो डायमंड धीरू भाई तक पहुंचे ही नहीं। धीरू भाई शाह के मर्डर केस की गुत्थी तो सुलझ गई, और हसमुख सेठ के डायमंड्स और कल्पेश का गायब होना अभी समझ नहीं आ रहा है। सर। भावेश, तुम बार बार पुलिस स्टेशन आके अपना और मेरा दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे हो। देखो, तुम्हें छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगे, बल्कि तुम्हें इसलिए छोड़ा है कि तुम्हारे भाई ने जो डायमंड चोरी किए हैं उसे ढूंढ कर लाओगे, समझे तुम? सर मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं, ताकि आप मेरे भाई को चोर ना समझे और सर आपको खोए हुए डायमंड भी मिल जाए। वो कैसे? सर ये देखिए, ये फोटोग्राफ मुझे हसमुख सेठ के ऑफिस से मिली है। सर ये वही डायमंड है जिसकी डिलीवरी करने कल्पेश गया था और अभी तक वापस नहीं आया सर। पर इतने बड़े मार्केट में इस डायमंड को ढूंढेंगे कैसे? सर एक रास्ता है मेरे पास। ये डायमंड्स चोरी के, और चोरी के डायमंड्स में डील सब लोग नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे डायमंड्स में हाथ डालते हैं सर। मतलब सर, मार्केट में खुफिया सिंडिकेट्स होते हैं जो कि ऐसे डायमंड्स में डील करता है, और इन डायमंड्स में ना तो कोई सर्टिफिकेट होते हैं और ना ही कोई गारंटी होती है सर ये बहुत ही रिस्की डील होती है, इसीलिए बहुत कम लोग हाथ डालते हैं। मार्केट में ये पताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें धंधा करते हैं सर। शैलार, पिछले साल डायमंड चोरी केस में किसे गिरफ्तार किया था, याद करो जरा। सर वो धीरेन भाई बोल के कोई था। पकड़ के लाओ उसे। सर जय श्री कृष्ण साहब। साहब क्या हुआ, मुझे बुलाया? अब मैंने क्या किया साहब? तुमने कुछ नहीं कहा धीरेन, लेकिन अब तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। बोलो ना साहब। पुलिस ने अपने नेटवर्क के जरिए बाजार में यह बात फैला दी कि चोरी के डायमंड को खरीदने के लिए एक बायर दिलचस्पी दिखा रहा है। जवेरी बाजार की एक खास बात है कि यहाँ खरीदार और बेचने वाले की तुलना में बिचौलिए यानी ब्रोकर्स की संख्या ज्यादा है। चोरी के डायमंड की बात आग की तरह बाजार में फैल गई।
बात तो फैल गई, लेकिन 2 दिनों तक बेचने वाले से कोई खबर नहीं आई। लगता है हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब होती जा रही हैं। अभी तो 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है हमारे पास। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर चोरी हुई है तो माल बिकने मार्केट में क्यों नहीं आया? साहब एक कॉल आया है सूरत से। माल बिल्कुल वैसा ही है साहब, रपकट 4 कैरेट जैसा चोरी हुआ है। तो उस व्यापारी को कल के लिए हाँ बोल दो, और अगर डायमंड वही है तो डील होने के बाद बाहर निकल के मुझे फोन करो। ठीक है सर। अरे मुझे रोकड़ा आज ही चाहिए, समझा? हाँ, बाद में फोन करता हूँ। जय श्री कृष्ण कांति भाई। अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बैसो बैसो धीरेन भाई, आजकल तो बहुत नाम सुन रहा हूँ तुम्हारा। अरे सूरत की मार्केट में तो धूम मचा के रखी हुई है तुमने। अरे सेठ, आजकल सूरत का मार्केट कहाँ ठंडा है एकदम, सब सारा माल मुंबई में है। वो तो है भाई। और सुनाओ, बोलो तो दिखाऊं। रफ कट का 4 कैरेट का डायमंड है। बताओ बताओ ने। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी ना कि सौदा रोकड़े में होगा। 1 हाथ कैश, 1 हाथ डायमंड। अरे सेठ, जवेरी बाजार में किसको भी पूछ लो धीरेन भाई का नाम। माल दो रोकड़े में, माल लो रोकड़े में। कम काम करो, अच्छा काम करो। माल देखो सेठ। हाँ हाँ, देखो देखो, इसमें संकोच की क्या बात है। सेठ माल तो ठीक है, डील आपने होती फाइनल करो। अच्छा। आहा, मेरी तरफ से भी डील फाइनल। ठीक है सेठ, तो रजा लो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो। जय श्री कृष्ण। साहब काम हो गया साहब। साहेब, कांतीबाईची गाडी निघाली इथून। भावेश, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। मैं बिल्डिंग पहुंच गया हूं। तुम लोग बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। मैं कांति भाई के पीछे जा रहा हूं। जल्दी, कम ऑन।
साला अगर हिला तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। अरे कांति, तू पुलिस वालों को लेके आया? अरे पर तुझे तो बाद में देखूंगा मैं। मेहुल भाग, भाग मेहुल। अरे साले, पकड़ो इसको, पकड़ो साले को। एक लड़का यहाँ से नीचे भागा, उसको पकड़ो। ओके सर। तुम लोग तो अच्छे दोस्त थे ना? बोल मेरा भाई कहाँ है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा करेगा। बोल, जवाब दे। भाई जी शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए उसे। मुझे कुछ नहीं पता। चला बहुत समय से कल्पेश पे नजर रख रहे थे साहब। उस समय से जब वो हसमुख सेठ के यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट की डिलीवरी करता था साहब, तब से हमने दोस्ती की थी उससे। सोचा था कभी न कभी वो डायमंड की डिलीवरी के लिए जरूर जाएगा साहब। बस मौका चाहिए था साहब, और हमें मौका मिल ही गया साहब। हमने उसको स्टेशन पे जाते हुए देखा साहब। उसको देख के ऐसा लग रहा था साहब कि कोई खास डिलीवरी के लिए जा रहा है। कैसे? तेरी जिंदगी खतरे में है दोस्त। और हम तुझे बचाने आए हैं। अरे मेहुल भाई क्या कर रहे हो ये? अरे टेंशन मत ले यार, हम है ना। बता, उसके बाद तूने उसके साथ क्या किया? कहाँ लेके गया उसको तू? बता। फिर हम उसको पनवेल लेकर गए साहब। फिर वहां पुलिस की इंटरोगेशन के बाद भला मेहुल और विपुल कितनी देर तक चुप रहते? सब बोल दिया उन्होंने, लेकिन अब भी एक सच सामने आना बाकी था, कल्पेश का सच। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? पता चला मेरे भाई का? इंस्पेक्टर साहब, अब बोल क्यों नहीं रहे? कुछ 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 बताया उन लोगों ने? सर प्लीज प्लीज कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने। सर प्लीज। भावेश, देखो अगर तुम लाश को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो मजबूरन हमें म्युनिसिपैलिटी में भेजना पड़ेगा। चला ये स्टाइल वाइल मारना छोड़ दे। तू जितना सिंपल रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। ऐसे ईमानदारी और मन लगा के काम कर। एक दिन लोग मुझे देख के बोलने चाहिए कि वो देख कल्पेश सेठ का भाई जा रहा है।
सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। स्टॉप! माफी देना तो तुम्हें नामुमकिन है, लेकिन हाँ, एक वादा मैं तुमसे जरूर करता हूं। अदालत से दरख्वास्त जरूर करूंगा कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा सुनाए, ताकि तुम दोनों इस देश के लिए एक मिसाल बन सको, ताकि कोई भी जुल्म करने की ऐसी हिम्मत ना कर सके। समझे तुम लोग? नहीं सर, प्लीज सर, बात तो सुनिए सर। सर प्लीज हमारी बात सुनिए, प्लीज सर हमारी बात तो सुनिए। ये सिर्फ एक और कहानी या सावधान इंडिया का एक और एपिसोड नहीं है, इसलिए इसे देखकर अनदेखा मत कीजिए। आज के दिखाए एपिसोड पर सोचिए। ये सोच आपको लालच की गिरफ्त से बचाएगी। आपको पहुंचा हुआ नुकसान सिर्फ आपका नहीं, आपके परिवार, समाज, हम सबका है। लालच का अंत तो बुरा ही होता है। दास भाई, विपुल, मेहुल जैसे लालची लोग एक दिन खून करके सारी उम्र जेल में बिताते हैं, और उनके लालच की सजा हम जैसे आम आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, जैसे कल्पेश के साथ हुआ। सोचिए, गौर कीजिए, जिंदगी, रिश्ते बेशकीमती होते हैं। कहीं थोड़े से पैसे के लालच की वजह से हम बहुत कुछ गंवा तो नहीं रहे हैं। अगर आपको अपनों की फिक्र है तो मेरे साथ मिलकर शपथ लीजिए कि हम अपने अंदर के लालच को बोलेंगे अता बस, बाहर के लालचियों को बोलेंगे अता बस। आमची मुंबई, मी मुंबई कर, सतर्क मुंबई कर, सुरक्षित मुंबई, सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।